नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी। उस रासायनिक बल गतिकी में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग और वेग के प्रकार। अभिक्रिया वेग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। वेग का मतलब होता है सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के दौरान लगा समय। अगर वो एक निश्चित समय अंतराल में परिवर्तन होगा तब औसत अभिक्रिया वेग पढ़ेंगे, और किसी एक क्षण या पल पर होगा तो उसे हम तात्क्षणिक अभिक्रिया वेग पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ी थी अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। अभिक्रिया की रस समीकरण मिति कहती है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता में हुई कमी और उत्पाद की सांद्रता में हुई वृद्धि दोनों के तुल्य होता है। जो हमने रस समीकरण मिति को व्युत्पन्न किया था उस पर आधारित दो प्रश्न हम देखते हैं। दोनों ही बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहले प्रश्न की बात करें तो ये देखो 2A अभिक्रिया करके बनाता P। उपरोक्त अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में, समय अंतराल दे दिया, फिक्स समय अंतराल है 10 मिनट, मीन्स औसत अभिक्रिया वेग का मान हो जाएगा। घट करके 10 मिनट में घट करके 0.5 मोलर से 0.5 मोलर से 0.4 मोलर रह जाता है तो औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? औसत अभिक्रिया वेग। आपको क्या दे रखा है? आपको सबसे पहले दे रखा है ए अभिकारक की सांद्रता, ए की सांद्रता, ए की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। ए की प्रारंभिक सांद्रता की बात करोगे, ए फर्स्ट पढ़ लो भले ही उसको। अगर उसकी बात करोगे तो उसका मान हो जाएगा 0.5 मोलर। मोलर का मतलब हो जाएगा मोल प्रति लीटर। आपने ए की ले ली, ए की अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता जो परिवर्तित होने के पश्चात प्राप्त होती है उसको आपने A2 पढ़ लिया। वो घट करके कितनी हो जाती है? 0.4 मोलर, मींस मोल प्रति लीटर। इसके लिए आपको जो समय अंतराल है, समय अंतराल जिसको आप पढ़ सकते हो डेल्टा टी, ये मान है वो दे दिया आपको कितने का? 10 मिनट का। इसके लिए आपको प्राप्त क्या करना है? औसत अभिक्रिया वेग। औसत अभिक्रिया वेग आर एवरेज की आपको गणना करनी है कि औसत अभिक्रिया वेग कितना प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया के लिए 2A अभिक्रिया करके बनाते हैं P। तो इसके लिए रस समीकरण मिति के अनुसार, रस समीकरण मिति के अनुसार, जो रस समीकरण मिति कहती है उसके अनुसार बात करें हम औसत अभिक्रिया वेग की। औसत अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग जिसको हम आर एवरेज के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, बराबर अभिकारकों की सांद्रता में होती है कमी। कमी के लिए साइन आता है माइनस का। मोल की संख्या वो है 2, वो चली जाएगी भाग में। डेल्टा ए मींस अभिकारकों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन के दौरान लगा समय। ये होता है सूत्र औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करने के लिए। इस अभिक्रिया के लिए मान रख दो तो ये प्राप्त हो गया आपको औसत अभिक्रिया वेग आर एवरेज बराबर माइनस का 1/2 इंटू डेल्टा A2 माइनस A1। A2 का मान तो कितना है? 0.4। A1 का मान कितना है? 0.5 मोलर अपॉन समय अंतराल। समय अंतराल कितना दे रखा है? 10 मिनट, तो ये लिख दिया 10 मिनट। 0.4 में से 0.5 जाएगा तो 0.1 बचेगा माइनस का। ये माइनस है, ये बार की तरफ भी माइनस का साइन है, मतलब आप ये कह सकते हो माइनस का 0.1 अपॉन ये, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लिया या नहीं भी किया तो आपने लिख दिया 2 इंटू 10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये 10 हटा तो नीचे आ जाएगा एक 0, मीन्स आर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? आर एवरेज बराबर हो जाएगा 0.1 अपॉन 2 इंटू 10। अगर आप इस दशमलव को हटाओ, ये दशमलव हटा तो नीचे एक 0 और आ जाएगा। कितने बन जाएंगे? 100। 2 का भाग अगर 1 में दोगे, 2 का भाग 1 में दिया तो कितनी बार गया? 0.5 बार।
10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो 10 की पावर -2। सांद्रता की इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इनटू समय, समय किसमें दे रखा है, मिनट में, तो इसका जो औसत अभिक्रिया वेग प्राप्त होगा वो औसत अभिक्रिया वेग कितना प्राप्त हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल प्रति लीटर इंटू मिनट। अगर इसको और परिवर्तित करके लिखो तो आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हो कि औसत अभिक्रिया वेग, ये दशमलव हटेगा, नीचे 1 जीरो आएगा, ऊपर जाएगा माइनस का, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर इंटू मिनट। ये आ गया इस अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया वेग। ये हो गया आपका आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वापस देखना, रस समीकरण मिति पर आधारित है, अभिक्रिया वेग पर आधारित है। प्रश्न क्या है कि 2a अभिक्रिया करके बनाता b, एक अभिक्रिया दे रखी है, इस अभिक्रिया में, उपरोक्त अभिक्रिया में a की सांद्रता 10 मिनट में, मीन्स समय अंतराल दे रखा है, जो समय अंतराल है वो है 10 मिनट का, मीन्स डेल्टा t का मान हो गया 10 मिनट। अभिकारक की सांद्रता की बात हो रही है 0.5 मोल, तो प्रारंभ में है, घट करके कितनी हो जाती है 0.4, तो ये A1 हो गई, ये A2 हो गई, ये अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता, ये अंतिम सांद्रता। रस समीकरण मिति के अनुसार इस अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया वेग लिखोगे तो औसत अभिक्रिया वेग, क्योंकि मोल ले रखे हैं 2, तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी होती है, उसके लिए माइनस, मोल है तो 1/2, एक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के दौरान लगा समय, रख करके सरल किया तो औसत अभिक्रिया वेग प्राप्त हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल प्रति लीटर इंटू मिनट। ये पहले प्रश्न का हो गया आंसर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है। फिर नंबर 2 पर एक अभिक्रिया दे रखी है जिसमें ए अभिकारक क्रिया करके बनाता बी, उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिकारकों की सांद्रता 20 मिनट में, समय अंतराल दे दिया 20 मिनट में 0.05 मोलर से घट करके 0.03 मोलर हो जाती है, तो औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करो। यहाँ पर भी औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात करना है, तो क्या दे रखा है वो लिख दो। तो सबसे पहले आपने लिख दिया, जैसे अभिकारकों की सांद्रता दे रखी है ना, अभिकारक कौन सा है, ए, तो आपने लिख दिया ए की प्रारंभिक सांद्रता, ए की प्रारंभिक सांद्रता, जिसको आप ए फर्स्ट कह सकते हो, कितनी दे रखी है 0.05 मोलर, मोलर को पढ़ सकते हो मोल प्रति लीटर। फिर आपने लिख दी ए की अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता कितनी दे रखी है, जिसको आप A2 पढ़ सकते हो 0.03 मोलर, मीन्स मोल प्रति लीटर। फिर दे रखा है इस अभिक्रिया में समय अंतराल डेल्टा टी, कितना दे रखा है 20 मिनट का। आपको क्या ज्ञात करना है, औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग, आर एवरेज की आपको क्या करनी है, गणना करनी है। ये सब दे रखा है और ये आपको प्राप्त करना है। रस समीकरण मिति के अनुसार, क्योंकि इसमें मोलों की संख्या प्रयुक्त नहीं हुई, तो आप सीधा भी लिख सकते हो इसमें औसत अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग, जिसको आप आर एवरेज पढ़ते हो, बराबर अभिकारकों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के दौरान लगा समय। अभिकारक है ए, मोलों की संख्या नहीं है, बट अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है, इसके लिए माइनस आप लिख सकते हो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ए की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन के दौरान लगा समय। डेल्टा ए का मतलब है A2 माइनस A1, मान रख दो, तो आर एवरेज औसत अभिक्रिया वेग बराबर माइनस का 2 माइनस 1, 2 का मान कितना है 0.03, माइनस 1 मीन्स 0.05 मोलर या मोल प्रति लीटर। समय कितना दे रखा 20 मिनट। इसको सरल करोगे तो क्या हो जाएगा, आर एवरेज औसत अभिक्रिया वेग बराबर माइनस का, माइनस में ही मान प्राप्त होगा 0.02 अपॉन 20, ये माइनस माइनस किस में हो गया प्लस में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.02 अपॉन 20।
ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 2। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि ये दशमलव हटा तो नीचे कितने जीरो आ गए? 2। ये 2 और इसका एक जीरो काम में ले लोगे 3। इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। क्या मान प्राप्त हो जाएगा आपको? इसको ऐसे लिखा जा सकता है सरल करने के पश्चात कि आर एवरेज बराबर 2 का 2 में भाग दिया तो 1 इंटू 10 की पावर -3। इकाई क्या हो जाएगी? मोल प्रति लीटर इंटू मिनट। ये हो गया इस अभिक्रिया के लिए औसत अभिक्रिया वेग मोल प्रति लीटर इंटू मिनट। कई बार ये माने वो सेकंड में भी पूछा जाता है, मिनट की जगह सेकंड। तो आप जानते हो 1 मिनट में सेकंड की संख्या कितनी होती है? 60। तो इसमें भाग दे दोगे जैसे ही 60 का, तो ये इकाई चेंज हो जाएगी, किसमें हो जाएगी? मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। तो ये दो औसत अभिक्रिया वेग पर रस समीकरण मिति के अनुसार नंबरिकल सवाल है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। इससे आगे देखते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने देखा अभिक्रिया वेग पर नंबरिकल सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं अभिक्रिया वेग से संबंधित। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक है जो अभिक्रिया वेग को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, जिनके द्वारा अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। उसमें सबसे पहला कारक है नंबर 1, वो है अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता सबसे पहला कारक है अभिकारकों की सांद्रता, आर की सांद्रता। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है, जो गुडबर्ग एवं वागे ने दिया था, वो कहता है किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता, और समानुपाती है इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया के वेग के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम सरल शब्दों में यहाँ पर जानकारी के लिए ये लिख दें कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता। मैं लिख दूं आर की सांद्रता। अगर अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता, तो सांद्रता बढ़ने पर वेग के मान में हमेशा क्या होगी? वृद्धि होगी। ये द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार है। तो ये पहला प्रभावित करने वाला कारक हो गया अभिकारकों की सांद्रता। अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है सांद्रता। फिर नंबर बात करें 2 पर, वो है अभिकारकों की प्रकृति। अभिकारकों की प्रकृति, अभिकारकों की प्रकृति का मतलब हुआ अगर अभिकारक आयनिक प्रवृत्ति के हुए तो अभिक्रिया का वेग अधिक प्राप्त होगा, और अगर अभिकारक सहसंयोजक प्रवृत्ति के हुए मींस आणविक प्रवृत्ति के हुए तो वेग कम होगा। क्योंकि जो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं वो तात्क्षणिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, साम्य शीघ्रता से स्थापित होता है, और जो सहसंयोजक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें साम्य देरी से स्थापित होता है। तो अभिकारकों की प्रकृति, इसमें अगर हम लिख देंगे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की प्रकृति आयनिक है तो वेग अधिक होगा, वेग अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि साम्य शीघ्रता से स्थापित होता है, साम्य शीघ्रता से प्राप्त होता है। अगर साम्य जल्दी प्राप्त होगा तो वेग का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। और दूसरी इसमें बात कर ले अभिकारक की प्रकृति सहसंयोजक है, सहसंयोजक मतलब आणविक है, तो वेग निम्न होगा। निम्न का मतलब कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि साम्य देरी से प्राप्त होता है, देरी से प्राप्त होता है। हमने साम्य अवस्था में पढ़ा है कि अगर साम्य शीघ्रता से स्थापित होगा तो वेग ज्यादा होगा, और साम्य देरी से स्थापित होगा तो वेग कम होगा। तो अगर यौगिक आयनिक प्रवृत्ति के है
तो हमने पहले भी पढ़ा, अभिक्रिया में भी सहसंयोजक प्रवृत्ति होता है वो आणविक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, आयनिक प्रवृत्ति होता है वो तात्सनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ऐसे भी समझ सकते हो। तीसरा इसको प्रभावित करने वाला कारक है तापमान, टेम्परेचर। जब भी आप तापमान बढ़ाओगे अभिकारक अणुओं की गतिज ऊष्मा बढ़ेगी और गतिज ऊष्मा बढ़ने के कारण उनके मध्य टक्कर बढ़ेगी और टक्कर बढ़ने के कारण अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि होगी। और अगर अभिक्रिया का वेग तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि कर दे तो वेग का मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता, जिसको ताप गुणांक के द्वारा आगे हम प्रदर्शित भी करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं ताप बढ़ाने पर, ताप में वृद्धि करने पर अणुओं की गतिज ऊष्मा बढ़ती है, अणुओं की गतिज ऊष्मा में वृद्धि होती है, में वृद्धि होती है। इस कारण वेग के मान में, इस कारण वेग के मान में, वेग के मान में वृद्धि होती है। वेग के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और आप ये भी कह सकते हो तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर, ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर वेग का मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ताप में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करोगे तो वेग का मान है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, जिसको आप ताप गुणांक के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो कि ताप गुणांक बराबर के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन के टी। एक तो टी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वेग स्थिरांक आता है, टी प्लस 10 पर आता है, वृद्धि कितनी की? 10। इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो इन दोनों का अनुपात है 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ये सीधा ताप गुणांक के लिए व्यंजक भी पूछा जाता है, तो ये भी आप जानकारी में रखें। ये हो गया ताप का प्रभाव। अगली बात करें नंबर 4, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारण विकिरण। कौन सा कारण है? विकिरण, प्रकाश। ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, ये भी उस अभिकारक अणुओं की गतिज ऊष्मा बढ़ाएगा, उनके बीच में जो बंध है उनको तोड़ने का कार्य करेगा। अगर अभिकारक अणुओं के बीच में बंध टूटेंगे तो नए बंध बनेंगे, साम्य शीघ्रता से स्थापित होगा, वेग के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो आप ये कह सकते हो विकिरण की उपस्थिति में, विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है, शीघ्रता से होती है। इस कारण वेग में वृद्धि होती है। विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्रता से होगी क्योंकि साम्य शीघ्रता से स्थापित होगा, इस कारण वेग के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगला हम कारण बता सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी अभिक्रिया के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाओगे, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे छोटा, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल लोगे बड़ा। जैसे मान लिया एक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है ये और एक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये दोनों पेन को हमने जोड़ दिया, ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल अभिकारक अणु है वो अधिक संख्या में क्रिया करेंगे और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अभिकारक अणु कम संख्या में क्रिया करेंगे, कम अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होगी, ये बढ़ेगा तो अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा, अधिक संख्या में टक्कर करेंगे और जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ही वेग बढ़ेगा क्योंकि अभिकारक अणु ज्यादा अभिक्रियाशील होंगे। तो आप ये कह सकते हो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर
अभिकारक अणुओं के मध्य, अभिकारक अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य टक्कर की संख्या, टक्कर की संख्या में वृद्धि होती है। टक्कर की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। इस कारण वेग के मान में वृद्धि होती है। जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ही वेग अधिक होगा, क्योंकि अधिक अणु अभिक्रियाशील होंगे। ये अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। वापस देख लेना। नंबर 1 पर है अभिकारकों की सांद्रता। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है या सांद्रता को गुणनफल के समानुपाती होता है। जब भी अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी वेग बढ़ेगा, ऐसा कहा था गुडबर्ग एवं वागे ने द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। बात करें नंबर 2 अभिकारकों की प्रकृति। तो प्रकृति आयनिक है तब तो वेग ज्यादा होगा, सहसंयोजक है तो वेग कम होगा। तापमान बढ़ाओगे तो गतिज ऊष्मा बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा। ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करते हो तो वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया शीघ्रता से स्थापित होगी, साम्य जल्दी बनेगा, क्योंकि अभिकारक विकिरण है वो अभिकारक अणुओं के मध्य उपस्थित बंध को तोड़ देगा, नए बंध बनेंगे। तब अभिक्रिया जल्दी हुई तो साम्य जल्दी स्थापित हुआ, वेग बढ़ा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी बढ़ेगा अणुओं के मध्य टक्कर बढ़ेगी और टक्कर बढ़ने के कारण वेग के मान में वृद्धि होगी। यह है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हमने देखा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। अब हम उसके बाद में देखते हैं वेग व्यंजक, वेग समीकरण। वेग समीकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार से वो व्युत्पन्न किया जाएगा। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो गुडबर्ग एवं वागे ने दिया था, ये नियम कहता है किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। गुडबर्ग एवं वागे ने कहा था द्रव्यानुपाती क्रिया नियम में कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। और उन्होंने कहा अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के या गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अब वेग समीकरण या वेग व्यंजक, तो इसके लिए आता है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता अभिकारकों की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल, सांद्रताओं के गुणनफल, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यह है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम जो गुडबर्ग एवं वागे ने दिया था। इसके लिए हम अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया लेकर के समझते हैं। 3 अलग अलग कंडीशन ली। एक में R अभिकारक क्रिया करके बनाता है P उत्पाद। एक में हमने ये लिया कि A और B अभिकारक है, क्रिया करके बनाते हैं P उत्पाद। और एक के लिए हमने ये लिया कि N1 A के मोल और N2 B के मोल अभिक्रिया करके बनाते हैं उत्पाद। इसके लिए वेग व्यंजक लिखना है। कौन से नियमानुसार लिखना है? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार लिखना है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है
अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता मीन्स आर की सांद्रता। मैं एक बार तो लिख दूं आर की सांद्रता, बट जब भी सांद्रता होती है तो उसको बड़े कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, वेग का मतलब होता है आर, आर के द्वारा प्रदर्शित करते हो। आर समानुपाती आर की सांद्रता मीन्स अभिकारकों की सांद्रता। समानुपाती का साइन हटाओगे तो आप इसको पढ़ सकते हो आर बराबर के इंटू अभिकारकों की सांद्रता। इसको आपने समीकरण नंबर दे दिया 1 इस अभिक्रिया के लिए, और इस समीकरण को पढ़ा जाता है वेग समीकरण। ये जो समीकरण प्राप्त हुई, इस समीकरण को क्या पढ़ते हैं? वेग समीकरण पढ़ते हैं, वेग व्यंजक पढ़ते हैं। तो किसी अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक पूछे तो इस प्रकार का होगा, अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होगा। यहां पर आया ये एक के, इस के को कहा जाता है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। दूसरे शब्दों में इसको पढ़ते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, दोनों से इसकी परिभाषा इकाई पूछी जाती है, जानकारी में रखना। ये हो गया इस अभिक्रिया के लिए। बात करते हैं हम दूसरी अभिक्रिया के लिए। यहां पर वेग व्यंजक लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता या सांद्रता के गुणनफल। यहां तो अभिकारक था 1, यहां अभिकारक है 2, एक है ए एक है बी। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए की सांद्रता इंटू अभिकारक बी की सांद्रता। समानुपाती का साइन हटाओगे तो आर बराबर के, ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ये हो गया इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 2। और यहां पर भी ये जो के है, इस के का मतलब है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब समीकरण नंबर 3, इसके लिए वेग व्यंजक लिखते हो तो कैसा वेग व्यंजक होगा कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के, और अगर अभिकारक के मोलों की संख्या ज्यादा है तो सांद्रता के घातांकों का गुणनफल हो जाएगा। मींस अभिक्रिया का वेग समानुपाती ए की सांद्रता, और जो मोल है वो मोल चले जाएंगे घातांक के रूप में, इंटू अभिकारक बी की सांद्रता, और बी के मोल है वो भी चले जाएंगे बी के घातांक के रूप में। यहां पर लिखोगे तो आर बराबर के इंटू ए की सांद्रता की पावर n1 और बी की सांद्रता की पावर n2। इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने 2 के बाद में 3। यहां पर भी के का मतलब किससे है? वेग स्थिरांक से। यहां पर ए की भी सांद्रता और बी की भी क्या है? सांद्रता। तो हम जानते हैं कि अगर सांद्रता आधार समान होता है, घातांकों का क्या होता है? योग। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आर बराबर के, एक की जगह भी क्या है? सांद्रता। मैं वापस लिख दूं इसको जानकारी के लिए, सांद्रता की पावर n1, बी की जगह भी क्या है? सांद्रता, सांद्रता की पावर n2। अगर आधार समान होती है, घातांकों का योग होता है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो आर बराबर के, और यहां पर क्या हो गई? अभिकारकों की सांद्रता और सांद्रता की पावर n1 प्लस n2। n1 प्लस n2 को आप पढ़ सकते हो, जो यहां पर प्राप्त हुआ n1 प्लस n2, इसको आप पढ़ सकते हो डेल्टा n, और डेल्टा n का मतलब होता है कोटि से, जो आगे हम परिभाषित करेंगे। तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हो r बराबर k इंटू सांद्रता की पावर डेल्टा n। इसको समीकरण नंबर 3 के बाद में कितना दे दिया? 4 दे दिया। यहाँ के का मतलब यहाँ पर भी किससे है? वेग स्थिरांक से है। ये तो है वेग व्यंजक और वेग समीकरण। अब इसमें भी थोड़ा परिवर्तन करके लिख सकते हैं। अगर इसमें वेग को प्रदर्शित नहीं करे तो वेग का मतलब क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रता में हुआ परिवर्तन अपॉन उस परिवर्तन के दौरान लगा समय। तात्क्षणिक अभिक्रियाओं के लिए होता है अल्प परिवर्तन होता है, परिवर्तन में अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। कमी के लिए हम माइनस का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आप ऐसा समीकरण भी लिख सकते हो, माइनस का dr अपॉन dt। अभिकारकों की सांद्रता में हुआ अल्प परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के दौरान लगा समय बराबर k इंटू अभिकारकों की सांद्रता। इसको समीकरण नंबर दे दिया 3, वहां पर दिया था 4, इसको समीकरण नंबर दे दिया 5। तो ये इस समीकरण का, ये ऊपर वाला समीकरण था वो तो है वेग समीकरण, और इस समीकरण को पढ़ोगे ये आपका समीकरण प्राप्त होगा। इस प्रकार के समीकरण को पढ़ा जाता है अवकलन समीकरण। क्या पढ़ा जाता है? अवकलन समीकरण।
इस अभिक्रिया के लिए भी अवकलन समीकरण लिखोगे, इस अभिक्रिया के लिए भी आप क्या लिखोगे, अवकलन समीकरण। तो इस R की जगह लिख सकते हो अभिकारकों की सांद्रता में हुआ अल्प परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के दौरान लगा समय बराबर के A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। इसको समीकरण नंबर 5 ये था, इसके बाद में दे दिया 6। तो ये इस अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण हो गया, अवकलन समीकरण। वो तो था वेग समीकरण और ये कौन सा समीकरण हो गया, अवकलन समीकरण हो गया। ये तो वेग व्यंजक की बात हुई। अब हम बात करते हैं इसमें जो स्थिरांक आता वो वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। अब हम बात करते हैं वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक या इसको पढ़ सकते हो विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग जिसको प्रदर्शित किया जाता है k के द्वारा। किसी भी अभिक्रिया में वेग व्यंजक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग किससे रहता है, तो ये देखो यह है अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू अभिकारकों की सांद्रता। यदि आपने अभिकारकों की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल या अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का गुणनफल इकाई लिया, कितना लिया, इकाई लिया। अगर इकाई लेते हो तो अभिक्रिया का वेग समानुपात बराबर किसके हो जाएगा, वेग स्थिरांक के। अगर ये इकाई है तो k को 1 से गुणा करोगे तो k आएगा, ये वेग स्थिरांक बराबर किसके हो जाएगा, वेग के। तो वेग स्थिरांक को या विशिष्ट अभिक्रिया वेग को हम परिभाषित करें तो आप ये कह सकते हैं किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता या सांद्रता का गुणनफल इकाई होता है, इकाई होता है। तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अगर हम इसको समीकरण के माध्यम से समझे तो ये समीकरण ले ली, समीकरण नंबर जैसे 2 जिसमें a और b के लिए है, तो ये यहां पर लिख दिया, देखो आपने r अभिकार बराबर k इंटू a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता। ये वेग समीकरण है, वेग समीकरण लिख दिया आपने। ये जो है वो क्या है, वेग समीकरण है। इस वेग समीकरण में आपको क्या लेनी है, अभिकारकों की सांद्रता या सांद्रता का गुणनफल कितना लेना है, इकाई लेना है। अगर आपने इकाई लिया a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता, इनका मान है इकाई 1 मोल, 1 मोल प्रति लीटर है। इनका गुणनफल भी इकाई है, तो r आपके किसके तुल्य हो जाएगा, r आपका k के तुल्य हो जाएगा। r k के तुल्य हो गया, इसका मतलब वेग ही क्या कहलाता है, वेग स्थिरांक कहलाता है। ये हो गया वेग स्थिरांक की परिभाषा। वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता का गुणनफल इकाई है तो उसके अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। अगर हम बात करें वेग स्थिरांक की k की इकाई की, k की इकाई क्या होती है, तो k की इकाई निर्भर करती है कोटि पर, इसका मान कोटि पर निर्भर करेगा। इसका मान अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, कोटि पर निर्भर करता है। कोटि परिवर्तित होगी तो वेग स्थिरांक की इकाई भी परिवर्तित होगी। ये हो गया अभिक्रिया वेग व्यंजक अभिक्रिया के लिए और विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक। वापस दोबारा देख लेते हैं, हम बात करते हैं वेग समीकरण या फिर वेग स्थिरांक। वेग समीकरण के लिए तो गुडबर्ग एवं वागे ने एक नियम दिया था जिस नियम का नाम है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम, और ये नियम कहता है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के या अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के या अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के गुणनफल के। 3 समीकरण ली, इसमें एक में एक अभिकारक है,
एक में दो अभिकारक है, एक में अभिकारक दो है और उसके मोल अलग अलग है। तो यहाँ तो वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता के, यहाँ वेग समानुपाती अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के, यहाँ वेग समानुपाती अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के गुणनफल के। समानुपाती का साइन हटाओगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको पढ़ेंगे हम वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। और विशिष्ट अभिक्रिया वेग को परिभाषित करें तो आप ये कह सकते हो अभिकारकों की सांद्रता या सांद्रता का गुणनफल इकाई है तो अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहते हैं। इस प्रकार का जो समीकरण प्राप्त होगा उसको कहेंगे वेग समीकरण। अगर वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करें, वेग में परिवर्तन का मतलब है अभिकारकों की सांद्रता में हुई परिवर्तन अपॉन परिवर्तन के दौरान लगा समय, तो उस समीकरण को आप पढ़ोगे अवकलन समीकरण। ये तो है वेग समीकरण और ये कौन सा समीकरण है, अवकलन समीकरण, और ये हो गया आपका वेग स्थिरांक। इससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यता। अगर ये क्लास आपको ठीक लगी, आपकी जानकारी में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।